हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहां पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूं और आपको गाइड भी करता हूं। तो आज 12 मई है और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज तो सभी कोई का मतलब आँख खुला गया होगा जब इन्होंने देखा होगा, जब सभी कोई एक्चुअली जब देखा होगा कि निफ्टी में इतने धमाकेदार तेजी। ओके, जो फ्राइडे तक निफ्टी 1% डाउन था, थर्सडे को भी आई थिंक स्लाइटली डाउन ही था। वहां पे आज का तेजी देखिए, मतलब हर जगह सेंसेक्स 3.7% का तेजी, निफ्टी 3.8% का तेजी, मतलब ऑलमोस्ट 4%, बैंक निफ्टी 3.3%, 3.5% मतलब करीब। निफ्टी मिड कैप 4% से ज़्यादा का तेजी। तो ये मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड ही था। ओके, अब कुछ और भी इंडेक्स देख लेते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 100 4% से भी ज़्यादा तेजी। तो मतलब ले दे के मिड कैप्स में अब बोलिए तो आप 4% से निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स एक्चुअली दोनों अगर देखा जाए तो 4% से ज़्यादा का तेजी। और सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भी ऑलमोस्ट 4% के करीब, 3.5% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 4.5% के करीब का तेजी। तो इतना जो खतरनाक तेजी ना, ये तो मतलब जो मतलब कहते हैं ना कि एक बार में सब कुछ चेंज हो गया देखते देखते। तो और एक रिकॉर्ड भी एक्चुअली बन गया आज का जो तेजी था ना। ये देखिए, ये पिछले 4 साल का ना सबसे बड़ा तेजी था आज वाला जो तेजी था। ओके, इससे पहले देखिए, इससे पहले जो सबसे बड़ा तेजी आया था ना, वो परसेंटेज टर्म्स में मैं बात करूं, पॉइंट वाइज तो देखा जाए तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा तेजी है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इससे पहले जो सबसे बड़ा तेजी था वो February 1 2021 का था। वो कितना था? 4.7% का तेजी। और उसका बाद आज वाला जो तेजी मैंने बताया आपको कि निफ्टी करीब करीब 3.8% का तेजी दिखाया। तो मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो पिछले 4 साल, ये तो खैर February 1 2021 का है, मतलब इसको तो 4 साल से ज़्यादा हो गए। बट इसके बाद से अगर देखा जाए ना, मतलब ऑलमोस्ट पिछले 4 साल में ना सबसे खतरनाक, सबसे दमदार तेजी आज वाला तेजी था। तो इसका पीछे का रीजन भी समझते हैं। इतना बड़ा तेजी है तो मतलब एक रीजन तो होगा नहीं, मल्टीपल रीजन होंगे। तो एक बार समझते हैं। तो पहला रीजन तो आपने सही गेस किया कि इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर जो अनाउंस हुआ, वो था पहला रीजन। ओके, देखिए, जब वार करना तो बहुत आसान होता है, इंडियन आर्मी के लिए वार जीतना और भी ज़्यादा आसान है। ओके, अब हमने देखा है कि अब जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से बस अब लोगों में जो एक जो कहते हैं ना तो कि खौफ पैदा करना, वो करना चाहती थी, जहाँ तहाँ मतलब मिसाइल मारना। वहीं इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी एयरफोर्स जो है, इन्होंने बहुत प्रिसाइज जो हम कहते हैं ना अटैक, वैसा किया। मतलब जहाँ पे उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनका जो डिफेंस सिस्टम था और उनका जो एयर बेसिस था, उसे इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने उड़ा दिया। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इंडियन आर्मी मतलब प्रोफेशनल तरीके से बहुत लड़ती है। ओके, सिविलियंस को कम से कम हर्ट करना, बस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना। तो ये जो है इंडियन आर्मी का मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस था। तो अब जो सीज फायर हो गया, तो ये तो पहला आज का मतलब तेजी का कारण रहा। देखिए, वार में जाना बहुत आसान होता है, लेकिन वार में आप जब एक बार जब चल जाते हैं ना, तब फिर बहुत सालों तक आप भूल जाइए कि आपका कंट्री बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। देखिए, अभी हमारा कंट्री, ये तो खैर 2-3 दिन का था ये वार, ये छोड़िए। बट देखिए, इन जस्ट नॉर्मल टाइम हमारा कंट्री, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स दे रही है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का करीब करीब 23,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम भी कम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जिसमें कि आपको पता होगा कि इवन फॉरेन कंट्रीज, मतलब चाइनीज कंपनीज लाइक मोटरोला, वो भी कह रही है कि हम भी अपना इंडिया में प्लांट बिठाएंगे। तो ये जो पीएलआई स्कीम सोचिए, अगर गवर्नमेंट, अगर इंडिया एक बड़ा लंबा वार में फंस जाता तो क्या गवर्नमेंट ये पीएलआई स्कीम ये सब दे पाती? इतना बड़ा बड़ा 23,000 करोड़ का नहीं दे पाती। ओके, पाकिस्तान का देखिए, वो छोड़िए, उनको अब उनका दिमाग नहीं है वहाँ पे पब्लिक का। हाँ, वो बस उनका तो वही माइंडसेट है कि हम तो अब बस अर्थ में आए हैं कुछ साल के लिए जीने के लिए, हमारा असली ज़िंदगी तो वो जन्नत में जाके होगा। उनका वो माइंडसेट है, समझे। लेकिन अब इंडिया यहाँ पे अब थोड़ा एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो हाई है, हम ऐसा माइंडसेट से नहीं जीते। ओके, हमारा तो वही है कि आप जब तक आए हो यहाँ पे डेवलपमेंट करो, कंट्री को स्ट्रांग करो, सुपर पावर बनना है। ओके, तो ये आप सोचिए कि अब फिर से अगर वार में अगर कंट्री चली जाती तो गवर्नमेंट जो कैपेक्स करती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट करती है, इससे इन द लॉन्ग टर्म कंट्री को बहुत फायदा ही होता है, वो भी नहीं हो पाता। फिर वार से देखिए इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ता है, आपको पता होगा। अभी देखिए, इसी साल फरवरी से जो है आरबीआई ने रेट कट डाउन करना शुरू किया, ऑलमोस्ट 4 साल बाद किया। अब सोचिए, अगर ये वार होता तो फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाता और फिर से हमें रेट कट जो कट कट है ना, ये फिर से नहीं हो पाता। फिर से वार से देखिए इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी आता है। ओके, इंस्टेबिलिटी आता है। ओके, अब ये चीज़ तो एक्चुअली सच में चाइना चाहता ही था कि इंडिया के साथ हो जाए। वो तो चाहते थे कि इंडिया मतलब फंस जाए वार में, ताकि उनको फ़ायदा मिले।
देखिए, अभी आपने देखा होगा, मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि एप्पल और भी बड़े-बड़े कंपनीज़ ये कह रही है कि हम चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शिफ्ट करके इंडिया लाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में चाइना तो चाहेगा ही कि इंडिया एक भले लंबा वार में फँस जाए, ताकि ये जो कंपनीज़ को जो ये बेनिफिट देते हैं, एप्पल का, ये सब कंपनीज़ को हम बेनिफिट देते हैं एक्चुअली, तभी ये आते हैं, वो ना दे पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारा कंट्री जो है समझदारी से मतलब सीज़ फायर मतलब कर लिया गया, ओके। हालांकि बाद में थोड़ा आई थिंक वायलेशन भी हुआ था, बट फिर वो भी नेक्स्ट दिन जाके वो भी शांत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, एक और जो बड़ा रीजन है वो है कि यूएस चाइना का जो ट्रेड डील हुआ। देखिए, यूएस चाइना तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। यूएस तो खैर खैर सबसे बड़ा इकोनॉमी है, चाइना सेकंड नंबर में आता है। तो अगर दुनिया का टॉप जो दो इकोनॉमी, अगर उनके बीच में ही अगर स्टेबिलिटी, उनके बीच में ही अगर ट्रेड अच्छा से ना हो, तो फिर दुनिया में कैसे आप मानते हैं कि स्टेबिलिटी रह सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया तब फिर बहुत फ्लक्चुएट होगा, ओके। आपको पता होगा कि अभी जस्ट एक डेढ़ महीना पहले जब ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि हम चाइना पे 34% टैक्स लगाएंगे, ओके, और इंडिया पे भी आई थिंक 26% बोला था, अभी तो खैर कम कर दिया इन्होंने। तो आपको याद होगा कि तब गोल्डमैन सैक्स, मैक्वारी, अलग अलग जो रिसर्च फर्म है, इन्होंने बताया था कि यूएस में जो है वो रिसेशन आएगा अगर ऐसा हुआ तो। अब अगर यूएस में रिसेशन आएगा तो आपको लगता है कि इंडिया बच जाएगा? देखिए, इंडिया भी नहीं बचेगा, क्योंकि इंडिया का टॉप एक्सपोर्टर, हम सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं ना वो हम यूएस को ही करते हैं, ओके। तो सोचिए, हमारा जो सबसे ज़्यादा मतलब जिसको एक्सपोर्ट करके हम पैसा कमाते हैं, अगर उनके ही इकोनॉमी में अगर रिसेशन आ जाए तो हमारा भी तो मतलब हम जो यूएस को जो प्रोडक्ट्स जो सेल करते हैं वो भी कम हो जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी पे भी वो डिपेंड मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ऐसे ऐसे दूसरों कंट्रीज पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इससे क्या होगा कि जब यूएस में अगर रिसेशन आएगा ना तो ग्लोबल वो रिसेशन हो जाएगा। लेकिन अब फिलहाल के लिए वो बात थोड़ा टलता हुआ दिख रहा है। पहले जो इन्होंने जो कहा था कि हम चाइना पे 145%, 245% टैक्स लगाएंगे, एटलीस्ट देखिए उतना तो नहीं लगा। अभी भी चाइना पे अच्छा खासा टैक्स है, 30% का, ओके। और चाइना ने भी यूएस पे अभी भी 10% का टैक्स लगा के रखा है, बट हाँ, पहले जितना तो नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेड डील हुआ है, इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए कि यूएस एंड चाइना ऑन May 12, ओके, मतलब आज का ही दिन, ओके, एग्रीड टू अ 90-day पॉज ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ्स आफ्टर हाई स्टेक टॉक्स इन जेनेवा। तो ये जेनेवा में हुआ था, ओके, जो कि आई गेस स्विट्जरलैंड में है। और ये अभी फिलहाल ये जो मैंने आपको बताया कि 30% का यूएस ने टैक्स लगाया चाइना पे और चाइना ने 10% का लगाया लगाया, ओके। तो ये कितना, ये अभी 90 डेज के लिए अभी किया गया, उसके बाद 90 डेज के बाद फिर देखा जाएगा। और ये जो यूएस का चाइना पे जो 30% का टैक्स है और चाइना का यूएस पे जो 10% का टैक्स है, ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? तो देखिए, ये मई 14 से इम्प्लीमेंट होगा, मतलब परसों से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर देखिए ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है ये सिर्फ यूएस चाइना के लिए नहीं, ये पूरा वर्ल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, ओके। क्योंकि वर्ल्ड का इकोनॉमी ना बहुत ज़्यादा मतलब यूएस पे भी डिपेंड करता है। इंडिया, जापान, ये सब कंट्री, हम लोग जो है, हम लोग यूएस से एक्चुअली बहुत मतलब एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं। तो अगर यूएस को प्रॉब्लम होता तो मतलब वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम होता। और जैसे यूएस चाइना का डील हुआ, ट्रेड डील हुआ, आप देखे होंगे कि क्रूड ऑयल का दाम थोड़ा सा बढ़ने लगा, क्योंकि अब जो है वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगा तो क्रूड ऑयल का जो डिमांड जो नॉर्मल रहता है ना वो बना रहेगा। अगर वर्ल्ड में रिसेशन आ जाए तो क्रूड ऑयल का देखिए डिमांड ना बहुत गिर जाता है नीचे, ओके। तो क्रूड ऑयल का दाम भी कमने लगता है। लेकिन फिलहाल जो ये जो यूएस चाइना का जो ट्रेड डील हो गया, ओके, तो इससे क्या होगा कि अब जो है नॉर्मल जो क्रूड ऑयल का डिमांड रहेगा, क्योंकि अब तो रिसेशन आएगा नहीं, तो नॉर्मल जो क्रूड ऑयल का डिमांड रहेगा वो अब बना रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब क्रूड ऑयल ऊपर भी भागा आज। ये एक्चुअली देखिए इंडियन इकोनॉमी के लिए तो थोड़ा नेगेटिव है, बट हाँ देखिए अभी भी क्रूड ऑयल का मैं दाम बोलूँगा बहुत कंट्रोल में है, ओके। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, जब $70-75 का जब ऊपर जाता है ना, तब जो है हमारे इंडियन इकोनॉमी को मतलब थोड़ा रिस्क रहता है। बट ये 65-70 पे भी रहे तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो यूएस चाइना का जो ट्रेड डील मैंने बताया, ये दूसरा रीजन था मार्केट का बहुत तेजी का। नेक्स्ट जो तेजी का रीजन है वो है बैंक निफ्टी की तरफ से। आपने देखा होगा कि फ्राइडे को जो निफ्टी जो 1% जो गिरा था ना, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो बैंक निफ्टी का ही था, ओके। तो बैंक निफ्टी के बिना देखिए निफ्टी ज़्यादा गिर भी नहीं सकता, ओके, और बैंक निफ्टी के बिना निफ्टी ज़्यादा ऊपर भी नहीं भाग सकता। तो बैंक निफ्टी में क्या पॉजिटिव न्यूज़ है कि आपको पता होगा कि येस बैंक में एसबीआई और भी बहुत सारे बैंक जो अपने स्टेक्स बेचेंगे। जापान के एक कंपनी सुमितो मित्सुई बैंकिंग से, ऐसा कुछ नाम है इनका, ओके। तो अब इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि एसबीआई ये सब जो कंपनी ना बहुत प्रॉफिट कमाने वाला है। हाँ, क्योंकि ये जो कंपनीज है, ओके, एस बी आई जो है अपना ये 13.19% शेयर बेचेगा, ओके, और बाकी सब बैंक मिलके 6.81%, मतलब टोटल 20% शेयर बेचा जाएगा। कितना? 13,448 के भाव पे, ओके। और ये जो डील हो रहा है इसमें पड़े हर एक शेयर पे कितना? ₹21.5 का मतलब देना पड़ेगा सुमितो ग्रुप को। तो
ये जो डील हुआ इससे देखिए हमारे बैंक्स ने बहुत प्रॉफिट कमाया। क्यों प्रॉफिट कमाया? क्योंकि देखिए हमारे जो बैंक्स है ना, वो 2020 में ना 10 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट किए थे, और अब इनको मिल रहा है हर एक शेयर पे कितना, 21.5। मतलब ये 115% का रिटर्न होता है। मतलब CAGR बेसिस पे देखा जाए ना तो सालाना 15-16% का रिटर्न हमारे बैंक्स ने कमाया। तो ये कोई कम नहीं होता। ओके, ये कौन कौन सा बैंक है जिन्होंने ये प्रॉफिट कमाया? तो देखिए SBI तो मैंने आपको बताया ही, उसके बाद देखिए HDFC भी है। ओके, और इंडियन, ओके, HDFC भी है। ओके, ICICI बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है। ओके, फेडरल बैंक है, बंधन बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है। तो मतलब बहुत सारे बैंक को इससे फायदा होगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी भी आज अपना मतलब फुल मोमेंटम में था। नेक्स्ट जो तेजी का तीसरा जो मैं, ओके, एक्चुअली चौथा जो मैं आपको रीजन बताऊंगा वो है देखिए निफ्टी IT। आपको पता होगा कि जब US चाइना का जब ट्रेड वार वाला जो मतलब वो तो बस मुंह से ही बोलने वाला ट्रेड वार कहा जाएगा। तो क्योंकि एक दिन देखिए US बोला था 50% टैक्स, तो चाइना भी बोला था 60%, तो US बोला था 100, तो चाइना भी बोला था 125, ऐसे बस मुंह से बोला जा रहा था। बट एनीवे, तो ये जो टैक्स जो बढ़ रहा था, ओके, तो इससे US इकोनॉमी को बहुत खतरा था। US इकोनॉमी पर रिसेशन आने के बहुत चांसेस थे। इसीलिए IT स्टॉक्स जो है, IT का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा क्रैश किया था। बट आज जब US चाइना के बीच में डील हो गया, तो अब तो श्योर है कि अब US में रिसेशन आने के चांसेस बहुत कम है। तो अब IT सेक्टर तो भागेगा ही, क्योंकि IT सेक्टर को तो देखिए 50 से 60% बिजनेस इनका अमेरिका से आता है। तो अगर अमेरिकन इकोनॉमी अगर स्ट्रांग रहेगा तो ये भी बहुत प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो है 6.7%, मतलब ऑलमोस्ट 7% का तेजी। सोचिए, ये कोई स्टॉक नहीं, ये पूरा इंडेक्स में 7% का तेजी। और अगर स्टॉक्स में बात किया जाए तो देखिए निफ्टी का टॉप 4 गेनर्स में दो तो IT का ही है। उसमें से इन्फोसिस का तेजी देखिए, माय गॉड, 8% का तेजी। HCL टेक देखिए 6.5% का तेजी। तो मतलब जबरदस्त तेजी मैं कहूँगा भाई। सबसे बड़ा जो कंपनी IT सेक्टर का TCS, वहाँ पे भी देखिए 5% से ज़्यादा का तेजी। तो ये जो IT सेक्टर में जो तेजी था ना, ये भी एक रीज़न था कि हमारा जो आज निफ्टी था, आज इतना तेजी हमें दिखा। ओके, 4 साल का ऑलमोस्ट, 4 साल में, पिछले 4 साल का ऑलमोस्ट हाईएस्ट गेन इन वन डे। और आज का तेजी में आप एक चीज एक्चुअली आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी जो फार्मा है वो नहीं भागा, वो बहुत शांत था। आप देख रहे हैं एकदम फ्लैट है। तो इसका रीजन ये है कि देखिए ट्रम्प ने ना अनाउंस किया एक्चुअली कि वो US में जो मेडिसिन होते हैं ना, उनका दाम बहुत ही वो गिराने वाले हैं। आप देख सकते हैं ट्रम्प टू स्लैश US ड्रग प्राइसेस। तो वहाँ पे जो मेडिसिन का जो दाम होता है ना, वो मतलब बहुत कम करने के लिए ट्रम्प ने कहा है। अब जब वहाँ पे जो मेडिसिन के दाम है, वहाँ पे जो कंपनी जो चार्ज करती है, अगर वो कम किया जाएगा तो मतलब वो ऑलमोस्ट कम होकर उतना आ जाएगा जितना कि इंडियन कंपनी मतलब जितना भी बेचती है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो कंज्यूमर उनके पास ऑप्शन रहेगा कि इंडियन कंपनी नहीं तो हम अमेरिकन कंपनी से खरीद लेंगे। तो इसके वजह से एक्चुअली मतलब, तो इसके वजह से एक्चुअली मेन जो है निफ्टी फार्मा में हमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। आप देख सकते हैं ये ट्रम्प के बारे में बोला जा रहा है कि ही क्रिटिसाइज फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर ब्लेमिंग डिस्पैरिटी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो एक्चुअली देखिए फार्मा जो कंपनीज है ना, उनका ये कहना है कि जब हम US में कोई मतलब मेडिसिन पर रिसर्च करते हैं या फिर उसे प्रोडक्शन करते हैं, उसे बनाते हैं, तो हमारा खर्च बहुत ज़्यादा आता है। ये कहना है कि वहाँ पे US के कंपनीज का। बट ट्रम्प साहब का ये मानना है कि नहीं, ये सब करके आप खामोखा जो US का जो कंज्यूमर उन पे आप बहुत सालों से बर्डन डाल रहे हैं, इसलिए आपको प्राइस स्लैश करना ही पड़ेगा। तो ये रीजन था कि एक्चुअली मतलब थोड़ा फ्लैट रहा हमारा निफ्टी फार्मा सेक्टर। आप देख सकते हैं वो फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट्स का दाम तो गिराएंगे, और उसे उतना ही ला देंगे जितना कि वर्ल्ड में है। ओके, मतलब वर्ल्ड के एकदम लोएस्ट लेवल पे ला देंगे। तो इसके वजह से थोड़ा सा फ्लैट हमें देखने को मिला था। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।